बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले SISC इजलास की, जिसमें अस्करी क़यादत, निगरान हुकूमतें सूबाई हों चाहे विफाकी हों, सब सर जोड़कर बैठ गई हैं। ब्यूरोक्रेसी भी साथ में बैठ गई है और इस वक्त जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि वो जो मौशी मसाइल हैं पाकिस्तान के, इस वक्त जो एक मौशी बहरान का शिकार है पाकिस्तान, उनका हल निकाला जाए और आम आदमी की पहुंच में जो है वो अशियाए ज़रूरिया लाई जाए। लेकिन उसके लिए जो है वो यकीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है और इस वक्त जो है वो सर जोड़कर बैठी हुई है तमाम क़यादत। और हम इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि माहिर मौशियात में हैं और एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सरदार यासिर इलियास साहब, जो कि साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली हैं, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। और इन सबको हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आप सब मेहमानों को खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये एक अहम तरीन कौंसिल है जिसका इनिशिएटिव यकीनन पिछली हुकूमत में लिया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने इसको पूरी तरह से एक्टिव किया है और ये जो SISC की जो एपिक्स कमेटी है, इसका कंटिन्यूसली इजलास चल रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो कौंसिल है ये अपना किरदार अदा कर पा रही है या कर पाएगी मुस्तकबिल में? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ इसका जब आप इस कौंसिल की तरफ देखती हैं तो बुनियादी तौर पे इसके मैंडेट को और इसके ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पाकिस्तान में एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करें। अब वो किस तरह होगा, वो मेरा ख़्याल, एक तो आपके पास माहिर माशियात बैठे ही हुए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि वो दो तरीक़ाकार से होगा। उसके दो तीन टेंजेंट आपको करने पड़ेंगे। एक टेंजेंट वो है जिसमें आप कहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, उसका इंदिया ये दिया गया है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो इससे पहले कोई ऑयल रिफाइनरी की सूरत में कही थी, कोई कहा था जो मिनरल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर कोई एग्रीकल्चर के अंदर जो इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जा रही है वो होगी। तो उसके अंदर कुछ कमिटमेंट्स तो की गई हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त इन चीज़ों पर जब आप फोकस करेंगे तो हमारी नज़र पड़ेगी एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर कि लॉन्ग टर्म ये चीज़ें आएंगी, डिलीवर करेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उसके बाद जो इनिशिएटिव है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा इसका है कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मईशत की सूरत हाल है वो आपकी नज़र में है कि पाकिस्तान में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कहाँ खड़ा हुआ है। हमने अभी कल ही की रिपोर्ट थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने पेमेंट करनी है, जो सूद की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है लोन पे, वो है कोई 578 बिलियन, और आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपके पास इनकम आई है वो है 318 बिलियन के करीब। 41% का डिफरेंस आप कहाँ से पूरा करेंगे। उसके साथ साथ जो चीज़ें आप इसके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी करेंसी डॉलर से रिलेटेड हैं या आपकी एनर्जी से रिलेटेड हैं, वो आपके सामने हैं। तो वो शॉर्ट टर्म मैयर जो पाकिस्तान के अंदर होने हैं उस पे फोकस जो है वो अदारों का भी होना है और उसके लिए आपको एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी चाहिए। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चित्राल में हुआ, कैलाश में हुआ, इसके बाद जो टेररिज्म का एक स्पाइक है उसके अंदर फोकस जो है वो फिर उस तरफ शिफ्ट हो जाता है और जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोकस ओवरऑल नहीं रहता। लेकिन अगर इन दो चीज़ों को टेंडम में आपस में मिला के ले आएँ तो एक ऐसी बॉडी जो टॉप पे बैठ के डिसीजन करेगी, उसको फिर ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी आनी है, जब भी आनी, उसको वन विंडो ऑपरेशन से गुजारें। फिर उसको ब्यूरोक्रेटिक चैनल में ना डालें कि पता ये चले कि जो इन्वेस्टर आया वो पहले ही दिल दरख्ताश्ता होकर वापस चले जाए, क्योंकि इससे पहले बिल गेट्स तक से ये हो चुका है जब वो आया था, और जो कि एहसन इकबाल साहब ने किया था वो आपके सामने होगा। तो ये इनिशिएटिव बेहतर नज़र आता है, लेकिन इसकी बड़ी कंडीशनलिटीज़ हैं जिनको आने वाले दिनों में किस तरह ये अनफोल्ड होती हैं वो देखना ज़रूरी है।
ब्रिगेडियर साहब, इन कंडीशन, ये जो आपने शराइत की बात की है, इनके ऊपर हम जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब को, जो कि माहिर माशियात भी हैं, आप एक्स एडवाइजर भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो यकीनन आपकी गहरी नज़र होगी कि जब गुज़श्ता हुकूमत में ये कौंसिल काम कर रही थी तो उस वक्त भी वन विंडो ऑपरेशन की बात की गई थी। जो हमारी ताजिर बरादरी है, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको बड़े सब्ज बाग भी दिखाए गए थे। और अब एक बार फिर हम देखते हैं कि जो हमारी अस्करी क़यादत है, जो हमारी निगरान हुकूमत है, वो एक बार फिर मिल बैठी है। तो आपको क्या तवक्कुआत हैं, क्या कोई हमें इससे बेनिफिट मिलेगा? डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सरदार यासिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो गुज़श्ता हुकूमत में भी वन विंडो ऑपरेशन की बात की गई, आप भी हमेशा इस हवाले से बड़े वोकल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये वन विंडो ऑपरेशन जो है ये वक्त की जरूरत है, अस्करी क़यादत, निगरान हुकूमत, इन सबको एक मेज पर बैठकर फैसले करने की जरूरत है, और फिर वो ना सिर्फ ये कि फैसले हों बल्कि उन पर अमल दरामद भी हो? ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बिजनेस कम्युनिटी की, जिसमें हमेशा हमने कहा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें और सबसे पहले उसकी बात की जाए। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी कोई भी एफिलिएशन हो, हम अगर इकॉनमी को बुनियाद नहीं बनाएंगे अपनी, तो ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज इकॉनमी इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, शुड बी। जो SIFC का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, इट वाज नॉट जस्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, वो ये भी उसका कायम करने का पीछे मकसद था कि वो लोकल इन्वेस्टमेंट को भी फैसिलिटेट करेगी। तो लोकल इन्वेस्टर अगर सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा, वो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम होगा और बाकी लोगों को भी वो अट्रैक्ट कर सकता है। हम JVs के लिए लोगों को दावत भी दे सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक चूँकि इसकी जो क़यादत है, इसमें प्राइमरी जो लीड कर रहे हैं हमारे सिपह सलार हैं, हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं। somebody who is very sincere, very patriotic, और वही चाहेंगे कि पाकिस्तान जितना आज तक सफर कर चुका है, आने के बाद मूविंग फॉरवर्ड वो चीज़ें तारीफ में रह जाए, हम आगे बेहतरी की तरफ जाएं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। मैं समझता हूँ कि जो इसकी टीम फॉर्म की गई है, इसकी जो बोर्ड है, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो रेलेवेंट लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन जो पल्स है आपकी मार्केट का, आपकी इकॉनमी का, आपके शहरों का, वो जो रेलेवेंट लोग हैं वो बेहतर बयान कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटीज आप बता सकते हैं, जो बॉटलनेक्स है। क्योंकि अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट ले भी आते हैं और लोकल आपके इदारे, आपकी जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो वही बैठी हुई है उन्हीं पॉलिसीज के साथ, तो ये मैच नहीं करेगा। इसको मैच करने का बेहतर तरीका ये है कि लेकिन सरदार साहब, आप लोगों से बिजनेस कम्युनिटी से रिकमेंडेशंस तो ली जा रही हैं, और ये रिकमेंडेशंस जो हैं ये ना सिर्फ ये कि लाहौर में ली गई हैं, बल्कि कराची में भी जो है वो मुलाकात की गई है जो कम्युनिटी है, पूरी तिजारती कम्युनिटी, उनसे। तो आपको नहीं लगता कि वो रिकमेंडेशंस जो है वो शामिल हो रही होंगी? डेफिनेटली, लेकिन या आप ये चाहते हैं कि टेबल पर बैठा जाए? टेबल पर बैठा जाए और शमूलियत की जाए पूरे पाकिस्तान की। क्योंकि देखिए, बिजनेस कम्युनिटी आपके सिर्फ कराची या लाहौर में नहीं है, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को इसमें शामिल किया जाए, KPK भी है इसमें, उनको शामिल किया जाए। क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान एक पेज पे होगा, एक बेहतर पॉलिसी डिवाइस की जाएगी। जनरली मसाइल मोर लेस सबके सेम ही है। हमारे जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, अप्रूवल प्रोसेस हैं, ISCO वादा के सब किसी मसाइल हैं, KDA, LDA, CDA के मोर लेस सिमिलर हैं, लेकिन नेचर ऑफ प्रॉब्लम शहर के हिसाब से डिफरेंट भी होता है। डायनामिक्स डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का अलग मसला होगा, एक रियल एस्टेट डेवलपर का अलग होगा, टूरिज्म वालों का अलग से होगा, एक ताजर का अलग होगा। तो आई थिंक सबकी सुनना जरूरी है, और सारे जो सेक्टर्स हैं उनको एक एज इंडस्ट्री रिकगनाइज किया जाए, जो कि आज तक नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टूरिज्म की, टूरिज्म अभी भी एक इंडस्ट्री रिकगनाइज नहीं किया जा रहा। तिजारत है, रिटेल है, उसको भी अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। ये वो चीजें होंगी जब आप इन लोगों की सुनेंगे, एंड आई थिंक डेफिनेटली उनकी कोशिश है, टाइम अभी उनको कम मिला है। मैं आपके पास वापस आती हूँ सरदार साहब। मैं इसी पॉइंट के ऊपर ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारा एक अभी सरदार साहब हमें मामला बता रहे हैं कि उस टेबल के ऊपर बैठना ज़रूरी है, टेबल पर बैठना चाहिए, टेबल पर बैठकर बात होनी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को भी। तो अगर जो फॉर्मेशन हम देखते हैं उसमें यकीनन बिजनेस कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं है, तो आपके ख्याल में कि बिजनेस कम्युनिटी को उसका हिस्सा होना चाहिए कमेटी का? इसमें देखिए, पाकिस्तान जो ताजरों से जो मुलाकात की है आर्मी चीफ ने, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके डिसीजन सामने आए थे। पहली बुनियादी बात जो है आपकी कि बिज़नेस कम्युनिटी के मेंबर्स होने चाहिए। मेरा ख्याल में बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ में और इन प्रेजेंटेशन में शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है, और उनके लोकल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उन तक टाइमली कन्वे हो चुके। दूसरी बात ये
कि 2 पे यहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने प्रेजेंटेशन देनी है, और जैसे आज जो बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ एन इम्पोर्ट इंटेंसिव कंट्री है, मुल्क है, तो हमने इम्पोर्ट को जो खोलना होगा ताकि इंडस्ट्रियल रिवाइवल हो। दूसरी उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बात की है, जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हम जो ममालिक हैं उनसे रोल ओवर लेंगे। जैसे यूएई ने एक $1 बिलियन दिया था, चाइना ने $2 बिलियन दिया था, और चाइना ने 5 बिलियन दिया था, और गालमन सऊदी अरब ने 2 बिलियन दिया था। अब हमारी इकॉनमी का इस वक्त जो बेस है वो ये रोल ओवर है जो मुल्कों ने आपको दिया हुआ है। तीसरी चीज़ जो है, डॉलर के बारे में बातचीत हुई थी, और डॉलर आपको पता है कि डॉलर की 2 कॉन्टेक्स्ट हैं। पाकिस्तान में एक तो बहुत मैसिव स्मगलिंग हो रही है डॉलर की, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि यहाँ से, और दूसरी ये है कि इसके अंदर बहुत सारे अफ़गान नेशनल इन्वॉल्व हैं, जो अफ़गान नेशनल हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे आप लाहौर जाएंगी तो आपको मार्केट नज़र आती है, या कपड़े की मार्केट है और बाकी चीज़ें हैं, और ये अफ़गानी जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन मैसिव स्मगलिंग ऑफ डॉलर। और इनके पास न सिर्फ स्मगलिंग है बल्कि इनके पास बहुत सारा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो भी मौजूद है। तो आपने उस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें, और जैसे अभी सरदार साहब ने कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी ने इंटरनली इस चीज़ को लेके आगे चलना है। अब देखिए ना, मुझे नहीं समझ आती, या मेरे जहन शायद एवरेज जहन है, मैं नहीं समझ सकता कि जिस मुल्क में बिजली की कीमत 64 रुपये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले रहा होगा, वो किस तरह दुनिया का मुकाबला करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजनेस लेवल पे। एक शर्ट जो यहाँ पे बनेगी, अगर वो 600 रुपये की बनेगी तो बांग्लादेश की शर्ट तो आपको 200 रुपये में बाहर अवेलेबल। तो ये चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं, एनर्जी इसके साथ रिलेटेड है, पेट्रोल इसके साथ। तो हमारा बिजनेस मेरी नज़र में उस वक्त चलेगा जिस वक्त, या एग्रीकल्चर के अंदर आपने जो ट्यूबवेल के ऊपर जो आपको खर्चा आ रहा है, या की चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं which requires review of the situation। रिव्यू ऑफ द सिचुएशन क्या हो जाएगा बिल्कुल, और इस रिव्यू के लिए यकीनन जो है वो क्या करना होगा, इस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास। ब्रिगेडियर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास, ब्रिगेडियर गजनफर अली, और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है माहिर माशियात आबिद सुलहरी साहब ने। आबिद सुलहरी साहब, आपको शो में वेलकम कहूंगी। ये बताइएगा कि इंतहाई अहम इजलास जो हैं वो कंटिन्यूसली जारी हैं SISC के, और SISC के इजलास के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि अस्करी क़यादत, निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया सब जो है वो एक वक्त में एक मेज़ पर बैठ रही है और मौशी मसाइल का हल तलाश कर रही है। आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को खुशामदीद कहने में और जितनी इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है वो मुमकिन हो सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें SISC की इम्पोर्टेंस को देखिए कि एपेक्स कमेटी, जिसको हर क्वार्टर में एक दफ़ा मिलना था, हर 3 महीने बाद, ये तो तकरीबन उसका 15वां या 16वां इजलास है पिछले चंद माह में। और इसका मतलब ये है कि एपेक्स कमेटी के मेंबरान जो हैं वो मईशत के बारे में ना सिर्फ फिक्रमंद हैं बल्कि इसका कोई वो वे आउट जो है वो निकालना चाह रहे हैं। और इस वक्त एग्रीकल्चर में माइनिंग और एनर्जी के शोबे वो ऐसे शोबे हैं जिनमें के इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान को कर रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर, और उसमें चुलिस्तान और थपारकर को आबाद करना, और वहाँ पे जो मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना, उस पर इस वक्त काम जो है वो हो रहा है। और लेट्स सी कि अभी G20 की मीटिंग ख़त्म होती है तो आपको कोई सरप्राइज मिलेगा, कोई मिडल ईस्टर्न हाई लेवल जो डिग्निटरी हैं वो वापसी पे पाकिस्तान रुके होंगे, और वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट के ऐलान जो है वो हो रहे होंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक सिंगल विंडो का होना, और जिन शोबा में हम इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाह रहे हैं उसमें फैसिलिटेट करना, उसमें SISC का रोल काफ़ी पाइवटल होगा। ठीक है, आबिद सुलहरी साहब फरमा रहे हैं कि जो कीमतें हैं बिजली की और जो ये सारी चीज़ें हैं, ये मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, लेकिन वो G20 के इजलास के साथ जो है वो कुछ उम्मीद बांधे हुए हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब,
सारे जो इस वक्त सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, मईशत का बुनियादी मसला है। आप जैसे कि मैंने अभी बात की कि 60% तक गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। आपने पहले बिजली के जो कीमतें हैं उनमें इजाफे का हवाला खुद दे दिया है। तो ये बताएं कि एक तरफ हम IMF से रिलीफ की तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कि IMF हमें रिलीफ देगा, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि नवंबर में जो है वो हम मजीद जो कर्जे हैं उसकी ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। तो हम आवाम को क्या इसमें खुशखबरी दे रहे हैं, क्योंकि आवाम के लिए तो कीमतें और बढ़ रही हैं। आवाम के लिए फ़िलहाल कोई खुशखबरी नहीं है, बल्कि आवाम के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस है। देखिए ना, गैस जो है पाकिस्तान में होती है, मतलब सुई के मुकाम से निकलती है, और उस गैस को ये अब जब आवाम की रीच से बाहर कर रहे हैं, और LPG की कीमतें मार्केट में हैं वो भी आपके सामने हैं। नए कनेक्शंस पे पाबंदी है, बहुत जगह पे गैस नहीं है तो लोग LPG पे जा रहे हैं। अब इसमें इंसान क्या तवक्को कर सकता है, जब आपने खुद कहा कि बिजली की कीमतें और बढ़ रही हैं। IMF ने ये नहीं कहा कि जी आप इन चीज़ों को आसमान पे लेके जाएं। दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी पेट्रोल को रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो मॉडल नहीं बनाया जाता है। पेट्रोल की कीमतें लिंक होती हैं इंटरनेशनल मार्केट से। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है, आप बढ़ा देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होती है, आप कम कर देते हैं। जो ब्रेंट है उसको देख लें आज उसकी क्या कीमत जा रही है। तो हमने तो इसको रेवेन्यू जनरेशन पे लिया हुआ है कि जी IMF ने कहा है कि जी आप 400 रुपये पेट्रोल कर दें, लेकिन चूंकि आपने टैक्सेस जमा करने हैं, एंड द ईजीएस्ट वे, सबसे आसान हम आसान तरीक़ाकार तलाश करते हैं ना। मतलब एक होता है घर में, IMF ने यह भी आपको कहा है कि आपने गवर्नमेंट के खर्चे कम करें। तो पिछली गवर्नमेंट जिसने ये बेल आउट पैकेज लिया था, क्या उसको जब कहा गया IMF ने कि आप अपने खर्चे कम करें, तो क्या उन्होंने जो 80 मेंबर्स की कैबिनेट थी उसको ले आए वो 10 मेंबरों की कैबिनेट में? उन्हें तो उसी तरह अभी जुगनू मोहसिन साहिबा ने एक बात की है कि जी वो जो IMF की मदद आई है उससे 1-1 बिलियन लोगों को दले चले गए। कल पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो एक फैसला किया लोगों को बिलासूद कर्जे देने का 12 साल के लिए। तो जब हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं, अब एक क्लैश आ रहा है। एक फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त निगरान हुकूमत, जिसके अंदर आपने देखा कि आर्मी चीफ का इनिशिएटिव भी शामिल है। वो खर्चों को और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी जगह पे यहाँ पे दूसरी हुकूमतें हैं जो लोगों को बिलासूद 36-36 करोड़ कर्जे दे रहे हैं। अब बताइए ना, ये दोनों जो डाइवर्शंस हैं, इसमें आप क्या सबक लेके जाएंगे? और जैसे बिजली की कीमत की आपने बात की, ईजीएस्ट वे है ना, ईजीएस्ट वे क्या है? पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो। जब इसकी कीमत बढ़ाओगे तो बाकी चीज़ों की कीमतें खुद ही बढ़ जाएंगी। तो ये जो हमारे यहाँ असल में तो होना ही चाहिए, बुनियादी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपनी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेके आएँ। जो हमारे यहाँ वो जो टैक्स नेट में जो कारोबारी तबका टैक्स नेट में नहीं है, जो बड़ो कारोबारी तबका है वो तो टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तबका है जो मीडियम रेंज में आता है या ऐसी रेंज में आता है जो लोग जो बैठे हुए खोखों पे हैं लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, वो उनको आप रेवेन्यू नेटवर्क में लेकर आके रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाएं। आप अपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों को कंसेशन। मुझे तो लगता है कि हर चीज के ऊपर जो है वो, क्योंकि जो ढाबा खोल के बैठा हुआ है और रेवेन्यू कमा रहा है वो हर चीज के ऊपर टैक्स ऑलरेडी दे रहा है, तनख्वाहों में अलग टैक्स करता है, और फिर उसके साथ एक तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर बिलवास्ता टैक्सेस हैं। यानी आप दूध का डब्बा लेने जाएं तो आप ऑलरेडी टैक्स जो है वो बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन 4 तरह के टैक्स वहां पर भी लगे हुए। तो आबिद सिलेरी साहब, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, ये बताइएगा कि अब इसका हल क्या है? क्योंकि हाँ, गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर कॉमर्स गौहर एजाज साहब ने, उन्होंने कहा है कि 250 रुपए तक डॉलर आ सकता है, क्योंकि बरामदात में इजाफा होने की तवक्को उन्होंने जाहिर की है। तो ये बताएं कि क्या ये जो 90 रोज की निगरान हुकूमत है वो ये कर पाएगी, उनका मैंडेट है वो इसको कर पाएगी, या फिर ये कि हुकूमत को आगे चलना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, इसमें हमें कल का जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ध्यान में रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी क्लीन मुद्दत हो या जो भी मुद्दत है उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी है आने वाली हुकूमत के लिए। तो उनके इस बयान से कतई ये नहीं लग रहा कि वो कोई लंबे अरसे के लिए बैठे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे अगर हम आगे रोड मैप देखते हैं तो मार्च में आपको अगले 3 साल का IMF का प्रोग्राम चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन को बेहतर करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको बेहतर करना है, और मुल्क में जो कारोबारी हजरात
ताजर तबका है उसमें कॉन्फिडेंस की बहाली जो है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हुकूमत एक दिन के लिए आए या हुकूमत लंबे अरसे के लिए आए, उसको ये चीज़ें तो करनी है। और उसके बाद फिर जब भी इलेक्शन होते हैं और अगली हुकूमत आती है ताकि वो पॉलिसीज का तसलसल जो है वो लेके चल सके। और हमने देखा कि SIFC जो आबिद ज़री साहब, पाकिस्तान को सूट क्या करता है इकोनॉमिकली, कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो तो ये पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की तरफ जाएगी, इन्वेस्टर जो है उसको एतमाद होगा, या फिर ये है कि वो जो एक अदम इस्तेहकाम है माशी और सियासी उसके साथ जो है वो अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं तो वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के फायदे में है। इकोनॉमिकली क्या चीज़ पाकिस्तान के फायदे में है? इकोनॉमिकली ये चीज़ फायदे में है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई गैर यकीनी सूरत हाल ना रहे। इलेक्शन कल होने हैं, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, साल बाद होने हैं। इलेक्शन कमीशन को एक डेट का अनाउंस कर देना चाहिए और उस डेट पे इलेक्शन करवा देने चाहिए। तो वो इलेक्शन कब होंगे, चूँकि मैं कोई आईनी या कानूनी माहिर नहीं, वो तो जो भी मुतलका फोरम है वो डिसाइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर उनकी डेट अनाउंस हो जाती है तो कम अज़ कम ये जो एक गैर यकीनी के बादल छाए हैं कि होंगे नहीं होंगे, देर से होंगे, जल्दी होंगे, वो छट जाए तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बहाल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उसकी वजाहत आपने की है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाते हैं तो इससे यकीनन स्टेबिलिटी पैदा होगी और इसका जो है वो ना सिर्फ ये कि जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा बल्कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है उनका भी एतमाद बहाल होगा कि आगे 5 साल के लिए हुकूमत मौजूद है, उनके साथ अगर कोई मुआहदे किए जाएंगे तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इलेक्शन? देखिए, जब ये निगरान हुकूमत आई है तो उसके मैंडेट में कुछ नई चीज़ें शामिल की गई हैं और या रूल्स में, जिसमें कहा गया कि ये माहदे कर सकते हैं, बायलैटरल माहदों की जो है वो तजदीद करेंगे, उनके ऊपर अमल करेंगे। तो ये अमल इसीलिए किया गया है कि जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं फॉरेन इन्वेस्टर की, वो उसका एतमाद बहाल रहे और वो आके जो पैसा इन्वेस्ट करना है या जिस तरह चीज़ें चलनी है, जिस तरह हम पहले एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे या माइंस को बहुत लंबा काम है ये, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 5 साल बाद उसका डिविडेंड या 3 साल बाद डिविडेंड, एग्रीकल्चर है जिसका डिविडेंड आप साल में ले सकते हैं, तो वो तो है। अब इलेक्शन जो मैं बिल्कुल इस बात से जो सुरारी साहब ने कहा कि एक डेट होनी चाहिए, जो भी हो, चाहे साल बाद होती है या 2-6 आइन में लिखी हुई है डेट जी, तो। लेकिन यहाँ पे तो 90 रोज का दिन मुख्तस किया। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि इलेक्शंस अगर अब हो गए तो जो इनिशिएटिव या जो चीज़ें एक इफ़ेक्टिव तरीके से करने के लिए आर्मी चीफ ने अनाउंस की हैं ताजरों के साथ मीटिंग में, जिसमें डॉलर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, अब आप देखिए ना यहाँ पे ये आ रहा है कि आपने इस पिछली हुकूमत ने चीनी जो है 250,000 मिलियन टन चीनी जो है बाहर एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद फिर उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और एक साहब ने आके कहा जी अगर हम इंपोर्ट ना करते, एक पीपल्स पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने कहा जी अगर हम इंपोर्ट ना करते, तो उन्होंने एक बंदे का नाम लिया कि उसने स्मगलिंग करा देनी थी। अब इसके ऊपर कोई चेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन वो एक पॉलिटिकल हुकूमत तो नहीं कर सकती, वो तो लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि चीनी में जितने बड़े बड़े बैरन्स बैठे हुए हैं उन्होंने जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाए हैं इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्मगलिंग, वो आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ के जो फैसले हैं जो उन्होंने ताजरों के साथ किए हैं, वो अगर उनके ऊपर अमल हो जाए और जो बिजली चोरों को जो पकड़ा जा रहा है या आप इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और सर्कुलर डेट जो कम करने की बात हो रही है या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो शमशाद अख्तर बात कर रही हैं और उनकी जो सुपरविजन की बात है, अगर वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान की फॉल्ट से रिलेटेड हैं, जो बड़े पेरिनियल हैं, वो अगर हल हो जाएं और उनके अंदर कोई बेहतरी आ जाए तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो ये मैं आपको बताता हूँ आने वाली जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वो फिर वहीं से शुरू करेगी जहाँ से पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी।
اور وہی کرپشن کا اسٹینڈرڈ آپ کے سسٹم کے بالکل، اندر رہے گا. لیکن جب بھی ہم کرپشن کی آپ نے بات کی ہے تو جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں جب جا رہی ہوتی ہیں تو وہ وہی سارے رونے رو رہی ہوتی ہیں جو کہ پہلے دن ان کی ہوتا ہے کہ جی پچھلی حکومت ہمارے لیے یہ چھوڑ گئی، تو جو آپ کے پاس مدت تھی اس میں آپ نے کیوں نہیں کوئی کارروائی کی، کیوں نہیں کوئی کام کیا. سردار یاسر الیاس صاحب، ابھی جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایف آئی اے بھی کارروائیاں کر رہی ہے جو کہ فورن ایکسچینج کے حوالے سے، غیر قانونی فورن ایکسچینج کے حوالے سے کام کرنے والے ڈیلرز ہیں، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گیس چوری کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر تھیفٹ رک جائے اور اس طرح کی جو جزا و سزا کا عمل ہے وہ تیز رفتار ہو جائے تو اس سے کچھ فرق پڑے گا، کچھ پازیٹیوٹی آئے گی پاکستان کی معیشت میں؟ دیکھیے یہ چیزیں اوور نائٹ سالو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہم اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 16 سال میں جو ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، آج اوور نائٹ آپ کریں گے تو آج آپ کی جو انرجی کرائسس ہے اور جو آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے 2.6 ٹریلین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ ڈائریکٹلی برڈن پاس آن کرنے چاہ رہے ہیں کہ عوام پہ یا کوشش کر رہے ہیں پاس آن کرنے کی، یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ ادا کر سکیں. اور ہم نے حال ہی گورنمنٹ آف پاکستان کو پرپوز کیا تھا کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ پلان میں لیں، کوئی ایسا فارم لائیں جو ہمارے لیے افورڈیبل ہو، ورنہ اگر آپ عوام کو اس طرح سے نچوڑیں گے تو سسٹینیبلٹی ختم ہو جائے گی، بزنسز کلاپس کر جائیں گے اور پاکستان چھوڑ کے لوگ بھاگ جائیں گے. میں ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی انرجی کرائسس ہے اس میں لیکن سردار صاحب پاکستانی تو بہت سارے پہلے بھی بیرون ملک جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو اس طرح سے ہماری جو ایک برین ڈرین کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں؟ آف کورس فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ صرف نہ صرف برین ڈرین کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم فلائٹ آف کیپٹل کی بات کر رہے ہیں. آپ کے جو انویسٹرز ہیں، آپ کے ڈیولپرز ہیں، جو آپ کے ڈفرنٹ انڈسٹریز ہیں، وہ یہاں سے ریلوکیٹ کر کے پاس میں بھی بنگلہ دیش گئے تھے. ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ برین ڈرین ہو، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے انویسٹمنٹ باہر جائے، لیکن ایک بزنس مین ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، جہاں پہ اس کو خوراک ملتی ہے، بہتر اپرچونیٹی ملتی ہے، وہاں پہ فلائی کر جاتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اس کے لیے گورنمنٹ کی امیڈیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہے، کانفیڈنس واپس بحال کیا جائے انویسٹرز کا لوکلی اور اوورسیز انویسٹرز کا، تاکہ ریمیٹنسز آئیں. آج آپ اگر دیکھیں آپ کے ریمیٹنس بھی ڈکلائن ہو گئے ہیں، آپ کی ایف ڈی آئی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے ایکسپورٹس بھی ڈکلائن ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے ایڈیشنل اضافی انرجی کاسٹ کے ساتھ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہو چکی ہے. تو آپ جب باہر ایکسپورٹ کریں گے آپ کی کمپیٹیونیس ختم ہو گئی ہے، آپ کی پرائس کمپیٹیو نہیں رہی. تو وہ دوسری مارکیٹ کو ترجیح دے رہے ہیں جس میں بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، انڈیا بھی ہے. اور ہم جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت سارے اور سیکٹرز کو مس کر رہے ہیں. لیکن ہم صرف بار بار بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل کی، ہم بات کرتے ہیں لوکل جو آپ کی پروڈکشن ہے ان ٹرمز آف سرجیکل اکوپمنٹ وغیرہ، لیکن فارماسیوٹیکل بھی ہے اس میں. آپ ایگرو کے علاوہ اگر دیکھیں تو آئی ٹی کے ساتھ ٹورزم میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں. $40 ارب سالانہ ہم ٹورزم سے نکال سکتے ہیں صرف نارتھ ریجن کے اندر، لیکن ٹورزم پالیسی نہیں ہے آج تک پاکستان میں. تو جہاں پہ ہمارے لیے آبسٹیکلز ہیں وہ آلٹرنیٹیوز بھی ہیں، نئی اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ دیکھیں ہم بلو واٹر اکانومی کا سنتے ہیں کانسیپٹ، آج تک پاکستان میں بلو واٹر اکانومی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ کوئی کانفرنس ہوئی ہے. 800 کلومیٹر کا کوسٹ لائن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کوئی ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی، کوئی ٹوریزم لوکیشن نہیں ہم نے وہاں پہ بنائی. اور سملرلی اگر آج بھی آپ دیکھیں جو ہرڈلز ہیں، اگر میں بات کرتا ہوں بیوروکریٹک ہرڈلز کے لیے آئیڈیاز موجود ہیں، انویسٹرز تیار ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ وہ پالیسی نہیں ہے جس کو اویل کر سکیں. ٹھیک ہے، ٹورزم پالیسی نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کی وجہ سے جو ہے جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بحران کا شکار دکھائی دے رہی ہے. اس حوالے سے مزید جو ہم میرے گیسٹ ہیں ان کی رائے بھی لیں گے اس موضوع کے اوپر، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریگیڈیئر غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار یاسر الیاس موجود ہیں، اور ڈاکٹر خاقان نجیب نے ہمیں ایک بار سے پھر سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت، کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے ہمارا رابطہ مسلسل منقطع ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بات کی ہے جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ہے، اس کی افادیت پہ تو ہم نے بات کی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کام کر رہی ہے اس کا جو طویل المدتی اثرات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور فوری طور پر عام آدمی کی زندگی پہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ایپریٹس ہے پورے پاکستان کا. آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں اپنا کوئی کام کرانے جائیے تو پہلے آپ کوئی بندہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی آپ کا جاننے والا ہو، پھر آپ اس کو فون کریں گی، پھر آپ کو کسی سے فون کروائیں گی، پھر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی کہ یہ میرا کارڈ بنا دیں. ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسٹیٹ ایپریٹس جس میں ایک بزنس
نے تھرائیو کرنا ہے, چلنا ہے, اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے. سو ہم نے BOI کیوں بنایا تھا؟ ہم نے اسی لیے بنایا تھا نا کہ ہم بائی پاس کر سکیں, ون سٹاپ شاپ لا سکیں. میں نے پاکستان میں ون سٹاپ شاپ حکومت میں رہتے ہوئے بنانے کی بڑی کوشش کی, اور پھر ہم نے ایک ون سٹاپ شاپ کا اجرا بھی کیا. اس میں ہم نے 2-3 ادارے اکٹھے کیے. اب یہ پروسیس SIFC کا کوئی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے, یہی پروسیس ہے جو بہت سے, قطر نے بھی ایک قطر فائنینشیل سینٹر بنایا. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کلاگڈ آرٹریز کو ہم, جو آپ کے اسٹیٹ کی ہیں, ہم بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں اور شو کیس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم کچھ پروجیکٹس لا سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں. ان پروجیکٹس میں مائنز اینڈ منرلز ہے, ان پروجیکٹس میں ایگریکلچر, کارپوریٹ فارمنگ ہے. 9 ملین ہیکٹرز جو ہیں ہم اس وقت ایسے ہیں جو آنے والے سالوں میں ہم کلٹیویٹ کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس میں ڈیفینس پروڈکشن ہے اور اس میں IT اور ITES ہے. اب ان 4 سیکٹرز کو آپ انحراف نہیں کر سکتے اس گفتگو سے کہ جی یہ غلط ہیں, یہ سیکٹرز ہمیں کرنے ہیں. ہمیں انویسٹمنٹ وہ لانی ہے جو ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھائے, جو پاکستان کی ایگریکلچر ایکسپورٹ, ایگرو بیسڈ انڈسٹری, ایگرو میں جو ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس طرف لے کے جائیں. یہ سارا کام تو ہم نے کرنا ہے. اب یہ 2 پارٹیز ہیں جن کی آپ نے یو ہیو ٹو انویسٹرز, ون سٹنگ ان سعودی عربیہ اور دا مڈل ایسٹ, اور CPEC 2 جو پاکستان ہم لانا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنا کے لانا چاہ رہے ہیں. پاکستان $10 ارب کی امپورٹ کرتا ہے زرعی. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا آپ لینٹلز, ایڈیبل آئل, ویٹ یہ امپورٹ کرتے رہنا چاہتے ہیں یا اس پیداواری صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ سو آپ کو ڈومیسٹک انویسٹر کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. ڈومیسٹک انویسٹر کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے آپ نے ایک اور ادارہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جس کا نام ہے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. اب یہ ادارے اسی لیے بن رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے, یہ اس کا کام ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی کا کام ہے, یہ کام ان کو بھی سر انجام دینا ہے. ایکسٹرا ادارے بنا رہے ہیں, ان کو بھی دینا ہے. ایگریکلچر لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ ایک اوور آل تنازل ہے. اس میں ایک بات کہتا چلوں کیونکہ بہت سے ڈیٹریکٹرز یہ کہتے ہیں پاکستان, ایک آخری بات, اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پاکستان کی اصلاحات نہیں کرنی, PIA کو پرائیویٹائز نہیں کرنا, انرجی سیکٹر کو پرائیویٹائز نہیں کرنا. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ مجھے بجٹ کا ریفارم نہیں کرنا. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے FBR کا ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھانا, مجھے ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگانا. یہ سارے کام اپنی جگہ کرنے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیجئے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پر ایک عام آدمی جو بجلی سے پریشان ہے, جو گیس سے پریشان ہے, اس کے تناظر میں پیٹرول, ڈالر, مہنگائی ہر چیز کا شکار ہے, تو یہ بتائیے کہ اس کو ریلیف دینے کے لیے, تھیفٹ کے روکنے کے لیے کارروائیاں شروع ہو گئیں, FIA نے کارروائیاں شروع کر دیں, ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, کیا فوری طور پر ایسے ایکشن لیے جا سکتے ہیں کہ اس کی جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ جائیں؟ So let me be honest with the people of Pakistan. ہم فوری طور پہ انرجی کی قیمت پاکستان میں کم نہیں ہونے لگی. یہ ڈیپینڈنٹ ہے بہت سی امپورٹڈ انرجی پہ, یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس نظام پہ جو 590 ارب کا اس سال نقصان کرنے جا رہا ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس اسٹیٹ کے میکنزم پہ جو کہ اسٹیٹ ہی چلاتی چلی جا رہی ہے, اور اسٹیٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کمرشلی ایفیشینٹ ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لے سکتی. یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس نظام پہ جس کو ہم نے بہت عرصے سے پرائیویٹائز نہیں کیا. ہم نے اپنی جو گیس کی ذخائر ہیں ان کو انفیشینٹ کیپٹیو یونٹس کو ہم دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کا آج عزم کریں گے تو وقت لگے گا. ان دا شارٹ رن انکم سپورٹ پروگرام جس کو آپ بسپ کہیں, احساس کہیں, وہ ایسی چیزیں ہیں جو ولنریبل کی مدد کر سکتی ہیں. اگر کوئی پاکستان کا پہیہ چلتا ہے اکانومی کا, اس سے پھر آپ کو جابز جو چلی گئی ہیں وہ دوبارہ کریٹ ہونا شروع ہوں گی. ایک آخری بات, جو ابھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو رہا ہے اس کو علیحدہ رکھیے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسمگلنگ, ہورڈنگ, مس گورننس, اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طریقے سے؟ بائی مانیٹرنگ, بائی کریک ڈاؤن اینڈ بائی کمپلائنس. یہ ہے اس وقت اوور آل تنازع ملک کا. یہ مانیٹرنگ, کریک ڈاؤن, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب یہ بتائیے گا فائنل ورڈ کہ کیا فوری طور پر ایسا ایکشن لیا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے بہتر ہو سکیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دیا آپ کو کہ یہ عام آدمی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے, اینڈ شوڈ بی کنونسڈ آن اٹ. دیکھیے ایک بات ضرور کہوں گا, یہ جو انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی نا, یہ احساس پروگرام کی بات کی, یہ ونریبل طبقے تک تو چلا جاتا ہے. ماضی میں تو انکم سپورٹ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت سارے گریڈ 22 اور 21 کے لوگ اور بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کی فیملیز بھی لے رہی تھی پیسے. یہ ونریبل لوگوں تک چلے. وٹ اباؤٹ دی میڈیم کلاس لوگ؟
وہ جو ایک آپ کا میڈیم طبقہ کلاس طبقہ دار پیمنٹ ہے جو بیچارہ جو بیٹھا ہوا ہے, جو سیکشن آفسر ہے یا جو کلرک ہے یا جو ڈپٹی سیکرٹری ہے, اس کا کیا؟ جو گورنمنٹل فنکشن میں ان میں تو ان کو تو آپ پروجیکٹ الاؤنس دے دیتے ہیں بل پے کرنے کے لیے. کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے آپ کے فیڈرل سیکرٹریز کتنا بل پے کرتے ہیں, باقی کتنے بل پے کرتے ہیں. بات یہاں اس وقت جو آپ کر رہی ہیں وہ ولنریبل بھی نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جو ان کو کیا, عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ تو وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریلیف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اوور دا نائٹ جو ہے وہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں یقینی طور پر قلیل المدتی منصوبے بھی بنانے پڑیں گے طویل المدتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ, کیونکہ عوام تو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. سردار یاسر الیاس صاحب, فائنل کامنٹ 30 سیکنڈز میں پلیز. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس has to be devised around a long-term policy, ایک 10-year economic policy لائیں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس بحال ہو. جو اسٹیٹ آن انٹرپرائز ہے پرائیورٹی پہ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کو کوئی نہ تو کل ووٹ مانگنا ہے, ایک کڑوا گھوٹ پی لیں. اسٹیٹ آن انٹرپرائز کو یا تو پرائیویٹائز کر دیں یا ان کو ڈاؤن سائز کریں یا ان کو ریسٹرکچر کر دیں, کیونکہ ہمارا سارا ٹیکس کا پیسہ وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. بجلی کی کنزمپشن بھی وہاں پہ ہو رہی ہے. فسکل ڈیفیسٹ کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ کے جو آمدنی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے اخراجات ہیں, اس کو بیلنس کرنے کی سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ 200 سے زائد ہم بات کریں اسٹیٹ اور انٹرپرائز کی, ان کو ریسٹرکچر کر دیں, ختم کر دیں ان کو. ان کے پاس اچھے خاصے اثاثے موجود ہیں, ان اثاثوں کو یا تو پرائیویٹ سیکٹر میں لا کے آپشن کر دیں, گیٹ سم فارن انویسٹمنٹ آن بورڈ. جب تک ہم اپنی بکس بیلنس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے پاس ایک آپ سمجھیں کہ ایک باٹل نیک ہے, بہت بڑا باٹل نیک ہے, یہ ایک دلدل کی طرح جو ہمیں بار بار نیچے لے کے کھینچ رہا ہے. بہت شکریہ سردار یاسر الیاس صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اور عابد سلیحری صاحب. آپ سب میرے پروگرام میں موجود رہے اور آپ سب ایک بات پر متفق نظر آئے کہ اوور دا نائٹ جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر ہم نے بزنس کمیونٹی کا, سرمایہ کار کا اعتماد بحال کرنا ہے, چاہے وہ ملک کے اندر کا سرمایہ کار ہے چاہے وہ ملک کے باہر کا سرمایہ کار ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کو ون ونڈو آپریشن کی سہولت دینی پڑے گی. ہمیں ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے اس کو لازم و ملزوم کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.